नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ही ठीक होंगे। देखिए, मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ। मद्य निषेध जो है फॉर्म आया था, मात्र 45 से 50 दिन आपको समय मिलेगा फॉर्म भरने के बाद। जान रहे हैं 18/5 को एग्ज़ाम है। बिहार दरोगा में भी कुछ ऐसा ही होगा। 1 महीना फॉर्म भरने का और उसके बाद से 1.5 से 2 महीना और एक्स्ट्रा, यानी कि 3 महीना। मुश्किल से बहुत हुआ तो 100 दिन। अभी से 125 दिन की आप टारगेट बनाएं कि अभी से आपको 125 दिन करना है। तो मैं जो आपको डेली टेस्ट सीरीज करा रहा था, तो टेस्ट सीरीज बीच में इसलिए मैं तोड़ा कि इन 125 दिन में, इस 125 दिन में मैं आपको 125 टॉपिक कराऊंगा और साथ ही साथ आपको हफ्ते में 2 या 3 टेस्ट सीरीज भी कराऊंगा, है ना। हफ्ते में 2 या 3 टेस्ट सीरीज। तो अगर मान के चलिए कि एक हफ्ते में 2 या 3 टेस्ट सीरीज होगा तो महीने में लगभग 8-10 हो जाएगा। 8 हो जाएगा ना, 8 या 10। तो 3 महीने में लगभग 25-30 आपको ये टेस्ट सीरीज हो जाएगा। उसके अलावा आपको 125 टॉपिक मैं करा दूंगा। टॉपिक ज़्यादा आपको फायदा करेगा कि मैं उन टॉपिक को लाऊंगा, जैसे 1857 से प्रश्न पूछता है तो मैं 1857 से बनने वाले जितने क्वेश्चन हैं उसको मैं एक में करा दूंगा, ताकि आपको कोई समस्या ना हो अगर यहाँ से प्रश्न बने तो चलिए आज हम लोग टेस्ट सीरीज 34 देखते हैं। प्रश्न जो है वह बिल्कुल शानदार, जानदार, जबरदस्त है ना। प्रश्न पर कभी संदेह मत करिएगा। हम जो भी प्रश्न लाते हैं बिल्कुल एग्जाम के हिसाब से लाते हैं। ऐसे नहीं कि कुछ भी आप लोग देखे ही होंगे, करंट अफेयर की बात कर लें या फिर जिसकी बात कर लें, एनसीईआरटी के प्रश्न होते हैं यहाँ, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 1857 की जो क्रांति हुई है इसका नेतृत्व मंदसौर से किसने किया था। देखिए, आरा से कुंवर सिंह ने, पटना से पीर अली, है ना, लखनऊ से बेगम हजरत महल। तो ऐसे ही मंदसौर से पूछेगा तो मंदसौर से जान लीजिए फिरोज शाह। जी हाँ, फिरोज शाह। मैं पहले की वीडियो में आपको सुरेंद्र शाही के भी बारे में बता दिया हूं कि सुरेंद्र शाही कहां से नेतृत्व किए हैं। जरा आपको याद है तो कमेंट करिए कि सुरेंद्र शाही ने कहां से नेतृत्व किया है। बाकी फिरोज शाह मंदसौर से। बहुत ही बढ़िया, खूबसूरत प्रश्न है, याद कर लीजिए। चलिए दूसरा सवाल देखिए। बिहार दरोगा आप देते हैं तो विजयनगर से प्रश्न आता है। विजयनगर साम्राज्य में अमरम, जी हाँ अमरम पूछ रहा है कि विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का क्या अर्थ था। अमरम, तो अमरम जो सैनिकों को जमीन अनुदान देते थे ना, उसे ही अमरम कहते थे। सैनिकों को अनुदान में दिया गया जमीन अमरम कहलाता है। तो ये भी ध्यान देना है आपको। चलिए तीसरा सवाल। देव समाज के संस्थापक, देव समाज एक वेद समाज है, एक देव समाज है ना। तो वेद समाज नहीं पूछ रहा है। वेद समाज एक बार बिहार दरोगा में पूछ चुका है। आज देव समाज आपको पढ़ लेना है। तो देव समाज आपको याद कर लेना है कि शिव नारायण अग्निहोत्री। कैसे याद रखेंगे भैया? देव तो शिव नारायण देव ही तो हैं। ये शिव नारायण कौन है? देव है ना। बस याद हो जाएगा कि देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री। बहुत अच्छा सवाल है, पूछता है। चलिए चौथा सवाल माय डियर प्रश्न है, बिहार दरोगा के लिए ही समझिए कि मैं लाया हूं तैयार करके। बहुत अच्छा प्रश्न है। किसने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी? यह प्रश्न इसलिए मैं इसको अच्छा बता रहा हूं कि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। इसके जो चारों ऑप्शन है ना वो बिल्कुल सटीक ऑप्शन है। लगेगा कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। तो गुलामगिरी जो पुस्तक है, इनके लेखक भीम भी नहीं है, महात्मा भी नहीं है, ज्योतिबा भी, हाँ ज्योतिबा है। तो याद ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फुले। बारदौली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ था, आप लोगों ने पढ़ा तो बहुत बार है। सरदार पटेल को उपाधि मिली थी, है ना। लेकिन ये बारदौली सत्याग्रह किसका परिणाम था? 4 ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो बारदौली सत्याग्रह था किसानों के द्वारा लगान वृद्धि के विरोध में। यह बारदौली सत्याग्रह किया गया था। देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया गया है, साइमन कमीशन के विरोध में, असहयोग आंदोलन के विरोध में, सती प्रथा के विरोध में, कि किसानों के द्वारा लगान के विरोध में। तो याद रखना है
बारदोली सत्याग्रह, देखिए प्रश्न हूबहू आ सकता है, हूबहू, ध्यान रखना है। तो बारदोली जो सत्याग्रह है वह किसानों के द्वारा लगान वृद्धि, जो लगान बढ़ाया था उसी के विद्रोह में यह बारदोली सत्याग्रह किया गया था 1928 में, ईस्वी भी याद रखिएगा। इसी बारदोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल को महात्मा गांधी ने वहां की महिलाओं की ओर से दी थी सरदार पटेल को सरदार की उपाधि, तो ध्यान देना है आपको। चलिए, गणित की पुस्तक है लीलावती। कभी कभी तो यही पूछ देता है कि भैया लीलावती का संबंध किससे है, गणित से है ना, विज्ञान से, कला से, साहित्य, कैसे? तो गणित की पुस्तक है लीलावती। अब बताइए ये लीलावती के लेखक कौन है? लीलावती गणित की पुस्तक के लेखक कौन है? अब बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया था, तो आर्यभट्ट हो सकता है, बट आर्यभट्ट नहीं है। कुछ को लगेगा कि रामानुज हो सकते हैं, कुछ को लगेगा कौटिल्य हो सकते हैं, और कुछ को लगेगा भास्कराचार्य हो सकते हैं, जो कि सही लगेगा। अगर आपके मन में आ रहा है कि भास्कराचार्य लीलावती के लेखक हैं तो बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए, आप लोग कमेंट करिएगा कि टेस्ट सीरीज ही ज़्यादा चाहिए कि आपको टॉपिक वाइज ज़्यादा चाहिए, कमेंट करिएगा, फिर हम उसी के हिसाब से काम करेंगे। क्योंकि इस बार किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है बंधु ना। बहुत सुन लिया आपने ताना, अब मत सुनना किसी का ताना। जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? तो जहांगीर के समय में चित्रकला को संरक्षण दिया गया था। चित्रकला, देखिए ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। कभी चित्रकला, चारों ऑप्शन इसके बहुत शानदार हैं। चित्रकला भी लगता है, मूर्तिकला भी लगता है, संगीत कला भी लगता है, और स्थापत्य कला भी लगता है। तो संगीत प्रेमी कौन था? समुद्रगुप्त, बीड़ा बजाते हुए का उसको आया था, तो संगीत प्रेमी नहीं। मूर्तिकला भी नहीं होगा, होगा क्या? चित्रकला, है ना। जहांगीर चित्रकला में इतना माहिर हो गया था कि वह अगर एक चित्र की आंख कोई और बनाए और हाथ कोई और बनाए तो उसके चित्र देख के बता देता था कि ये भैया आंख किसने बनाया है और हाथ किसने बनाया है, जहांगीर, है ना। तो ये याद रखना है, 7 का ए आंसर हो जाएगा। चलिए, मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? मुगल जब चल रहे थे, मुगल जान ही रहे कि 1526 से आए थे ना, 1526 से आए थे। तो मुगल के समय जो आय का स्रोत था वह मुख्य स्रोत पूछ रहा है। तो खम्स होता है लूट का धन, है ना। तो लूट का धन तो बहुत ज्यादा आय का स्रोत नहीं हो सकता है किसी भी साम्राज्य के लिए। अगर बात करें मतलब जब लुटेरों की बात करें तब अलग बात हो जाएगा, लेकिन इन्होंने इतना साल शासन किया, लगभग 300 साल से ज्यादा, तो लूट के धन से तो नहीं कर पाएंगे। भू राजस्व इनका मुख्य स्रोत था, याद कर लीजिएगा। भू राजस्व मुख्य स्रोत कह रहा है। हालांकि लूटे हैं कुछ जगह पर, इन्होंने भी मंदिर को लुटवाया है, तोड़वाया है, बट मुख्य स्रोत पूछा है। निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर है? अब भारत में नहीं, भारत से बाहर। तो भारत से बाहर मकबरा जो है ना वह है आपका जहांगीर का, है ना। कहाँ में है? तो पाकिस्तान। अब तो पाकिस्तान ही है ना वो, क्योंकि भारत से बाहर है तो पाकिस्तान में। अच्छा, पाकिस्तान में कहाँ? लाहौर में कि कराची में? जरा सा कमेंट करिए, पाकिस्तान में कहाँ, लाहौर में कि कराची में? चलिए, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? देखिए, विजयनगर पर मैं फोकस क्यों किया हूं, अब विजयनगर नगला देवी से प्रश्न आया था, है ना, कभी कृष्णदेवराय से प्रश्न आया था, तो विजयनगर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। तो विजयनगर का वह कौन सा शासक था? अगर ऐसा पूछे तो बताएंगे कि बुक्का प्रथम। जी हाँ, बुक्का प्रथम, इन्होंने ही अपना राजदूत चीन के सम्राट के पास भेजा था। जी हाँ, विजयनगर से चीन भेजा था ये सम्राट, तो ये भी ध्यान देना है। चलिए, हाँ आगे है 11 नंबर। सतलज तथा काली नदी के मध्य हिमालय को किस नाम से जानते हैं? देखिए, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां तक कि ये प्रश्न पूछा भी गया है और इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। हिमालय को नदियों के आधार पर सिडनी बुराड नामक वैज्ञानिक ने बांटा था। कभी ये भी प्रश्न पूछे कि नदियों के आधार पर कौन बांटा था? सिडनी लिख लीजिए, सिडनी बुर्राड, है ना, बुर्राड, ये बांटा था। उसी क्रम में पूछ रहा है कि सतलज और काली, सिंधु इधर हो जाएगा, फिर दूसरा हो जाएगा सतलज काली। तो ये जो सतलज और काली के बीच है
यह हिमालय को क्या कहा जाता है? तो इसको कुमायूं हिमालय कह देंगे। क्या कह देंगे? कुमायूं। पहला वालों को पंजाब कह देंगे या कश्मीर हिमालय, फिर कुमायूं हिमालय, है ना, फिर नेपाल हिमालय और आखिरी में असम हिमालय। तो ऐसे 4 भागों में बांटा गया है। चलिए बाकी मैं डिटेल में जब हिमालय कराऊंगा तो आपको सब कुछ क्लियर करा दूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं टॉपिक वाइज लाऊंगा, क्योंकि टॉपिक वाइज नहीं पढ़ेंगे तो केवल सेट लगाने से, अगर कोई कहे कि केवल सेट से, तो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। अगर टॉपिक पढ़ लेंगे तो ज़्यादा फायदा कर जाएगा, फिर सेट भी लगाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। पेंटागोनिया मरुस्थल स्थित है। देखिए मरुस्थल पर मैं वीडियो उपलब्ध करा चुका हूँ। मरुस्थल से संबंधित विश्व के जितने मरुस्थल हैं उस पर वीडियो मैं उपलब्ध करा चुका हूँ, जाकर के देख लीजिए। बिहार दरोगा ज्योग्राफी जो बना हुआ है प्लेलिस्ट, उसमें मिल जाएगा। तो पेंटागोनिया जो मरुस्थल है वह अर्जेंटीना में है। कहाँ में है? अर्जेंटीना में। कैसे आप में कराया था कि भैया टीना है, टीन का डब्बा है, तो टीन के डब्बा को आप पेंट नहीं कर देंगे कि जंग न लग जाए, तो टीना को आपने पेंट किया था, ऐसे करके आपको याद करना था। चलिए इलियामना ज्वालामुखी, ज्वालामुखी पर भी मैं वीडियो बना चुका हूं, जा करके देख लीजिएगा। ज्वालामुखी अगर देख लेंगे तो एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटने वाला है ज्वालामुखी से। इलियामना जो ज्वालामुखी है वह USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। देखिए ये 14 नंबर प्रश्न बहुत ही अच्छा है, इस पर मंथन चल रहा है। द्वारिका द्वीप, द्वारिका नाम सुना है ना, कृष्ण भगवान वाला द्वारिका। तो द्वारिका द्वीप कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, गंगा नदी की यमुना नदी। द्वारिका द्वीप गंगा में नहीं है, बंगाल की खाड़ी में नहीं है, यमुना में भी नहीं है। अब आप समझ गए होंगे कि ये अरब सागर में है, याद कर लीजिएगा, अच्छा है, चर्चा में है। इसकी अब जांच पड़ताल भी हो रही है द्वारिका द्वीप की, पुरातत्व विभाग ने इसका जिम्मा लिया है, उसको देखेगा। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। देखिए ऐसा ही प्रश्न कुछ मिलता जुलता पूछा गया है स्टेनो में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे दीजिएगा। चलिए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वह है आपके ही जबलपुर में। जी हाँ, मध्य प्रदेश में है यह जबलपुर, तो यार ध्यान देना है। फॉरेस्ट रिसर्च, अब जान ही रहे हैं कि जंगल ज़्यादातर है आपका मध्य प्रदेश में, तो भोपाल नहीं लगाना है आंसर, जबलपुर लगाना है, ये ध्यान देना है। विश्व बाघ दिवस, टाइगर, वर्ल्ड टाइगर डे, है ना, तो बाघ दिवस मनाया है 29 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। देखिए मैं झूम कृषि पर भी वीडियो एक उपलब्ध करा चुका हूँ। झूम कृषि का अब पार्ट 2 आने वाला है, पार्ट 1 में दे चुका हूँ, पार्ट 2 आने वाला है। मणिपुर में झूम कृषि को किस नाम से जानते हैं? तो मणिपुर में अगर बात की जाए तो मणिपुर में झूम कृषि को पामलू, जी हाँ पामलू, पामलू। राजस्थान में वालरा तथा वालरे, है ना, खील हिमालयन क्षेत्रों में जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये सब झूम कृषि के ही नाम हैं। विश्व के भी मैं बताया, उस पर भी वीडियो बना चुका हूं, ज्योग्राफी वाला जो बना हुआ है प्लेलिस्ट, उसमें देख लीजिएगा। चेन्नई किस नदी के किनारे है? चेन्नई तो जानते हैं कि तमिलनाडु की राजधानी है, बट यह नदी कौन सी, किस नदी के किनारे है स्थित? तो चेन्नई जो है वह अडयार नदी, याद रखना है, अडयार नदी के किनारे स्थित है, इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु की राजधानी है। चलिए प्रश्न को अच्छा से समझिएगा, गलत हो जाएगा अगर गलत अच्छा से नहीं समझिएगा। राष्ट्रपति संसद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? कमेंट करिए, अगर आता है तो कमेंट करिए। संसद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? 2, 12, 14 या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए राष्ट्रपति वर्तमान समय में 12 सदस्य को, कहेंगे कि नहीं सर लोकसभा, 2 लोकसभा से भी 14 को, नहीं, लोकसभा से मनोनीत किया जाता था, लेकिन 2020 से ये बंद कर दिया गया। 104वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें ये प्रावधान कर दिया गया कि अब भैया मनोनयन वाला प्रोसेस खत्म है, अब मनोनीत नहीं होगा, अब केवल राज्यसभा से ही 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो ये आपको ध्यान देना है। चलिए ये बहुत शानदार प्रश्न है, 20वां। नवनिर्वाचित लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर जो है वह किसे चुना जाता है? प्रोटेम स्पीकर का जानते हैं क्या कार्य होता है? जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ, जितने सदस्य जीते, तो अब राष्ट्रपति तो सबको शपथ नहीं दिलाएगा ना, थक नहीं जाएगा 250 लोगों को शपथ दिला, तो वो एक प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर देता है। तो यहां से प्रश्न बन जाएगा 2, 3 कि प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होता है? तो नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना, पहला।
प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन किया? तो अभी देखा आपने कि राष्ट्रपति अपना काम प्रोटेम स्पीकर से करवा रहे हैं, तो राष्ट्रपति। प्रोटेम स्पीकर बनता कौन है? तो प्रोटेम स्पीकर जो लोकसभा, अब जान रहे हैं कि लोकसभा में है ना, तो लोकसभा वाला को ही बनाएगा। लोकसभा में जो सामान्यतः वरिष्ठतम, मतलब कि सबसे उम्रदराज जो होता है, वरिष्ठ होता है, सयाना होता है, उसी को बनाया जाता है। संसद के वरिष्ठतम नहीं। संसद के वरिष्ठतम का मतलब आ जाएगा कि भाई राज्यसभा वाला भी, तो ये नहीं होगा, राज्यसभा तो होगा नहीं। राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर नहीं है, वो लोग राष्ट्रपति का विवेक कर रहा है कि राज्यसभा से हम चुन ले, तो राज्यसभा से थोड़ी चुन लेगा, नहीं ना। तो ये आपको ध्यान देना है, बहुत अच्छे से समझना है आपको। चलिए, एक चीज मैं और कह रहा हूं, जब टॉपिक वाइज मैं कराऊंगा ना, तो बिल्कुल डिटेल में समझा के कराऊंगा, वीडियो थोड़ा लंबा होगा। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, सबसे पहली बात कि लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति ही नहीं होती है, वो एक आम सदस्य के रूप में उसको नियुक्ति की जाती है, बट फिर अपने में से लोग उसको चुन लेते हैं। तो यहाँ पर नियुक्ति कोई नहीं करता है, नियुक्ति उसकी नहीं होती है लोकसभा अध्यक्ष के रूप में, सामान्य सदस्य के रूप में होती है। फिर बाकी लोग जो होते हैं लोकसभा के, वह आपस में से ही चुन लेते हैं, है ना। तो ये हो जाता है इसका राइट आंसर। देखिए, आपने अब तक तो अध्यादेश पढ़ा है 123 अनुच्छेद, 213 अनुच्छेद। आज आपको जानना है कि केंद्र शासित प्रदेश में जो अध्यादेश जारी होता है वह अनुच्छेद 239 ख के माध्यम से होता है, तो ये आपको ध्यान देना है। अब राज्यों में तो 213, केंद्र में 123, और अगर बात कर ले जाए केंद्र शासित में तो 239। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको। चले आगे। चलिए, मंत्री परिषद के आकार को सीमित किया गया है। देखिए, मंत्री परिषद में पहले होता था ना कि जितना मन था उतना मंत्री भर लेते थे, लेकिन एक संविधान संशोधन हुआ, 91वां संविधान संशोधन 2003, आगे बताएंगे। देखिए, ऑप्शन संख्या बी, 91वां संविधान संशोधन 2003। इसमें कहा गया कि भैया मंत्री जो होंगे ना, वह कुल सदस्य का 15% से अधिक नहीं होंगे। ये नहीं कि जितना मन है उतना मंत्री बना दो। पहले क्या हो रहा था कि भैया दूसरे दल के लोगों को तोड़ने के लिए कहा जाता था कि आओ मैं मंत्री बना दूंगा, मनमाना, जितना मन किया उतना। लेकिन अब पाबंद हो गया, अब दूसरे वाले को तोड़ करके आप मंत्री बनाएंगे तो आपके अपने वाले नाराज हो जाएंगे कि भैया हम में क्या कमी है। सीमित कर दिया गया है ना। तो ये बढ़िया प्रावधान किया गया है, अच्छा प्रावधान। इसमें प्रधानमंत्री को लगा करके 15% है, ध्यान देना है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? क्या पिछड़ी है या विकसित है, विकासशील है या अल्प विकसित है? तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह विकासशील, मतलब अभी बढ़ ही रही है, गति में है, विकसित नहीं हुई है, पिछड़ी भी नहीं है, अल्प विकसित भी नहीं है, मतलब विकास के ओर अग्रसर है, विकासशील है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ रहे होंगे आप अच्छे से। चलिए, 25, सकल घरेलू उत्पाद, इसका मुद्रा मूल्य है। किसका मुद्रा मूल्य है भैया? सकल घरेलू उत्पाद। तो एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का ही मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। जी हाँ, एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का ध्यान देना है। चलिए, 26 नंबर, इनमें से कौन मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है? तो जान लीजिए कि धान के खेत से, जी हाँ, धान के खेत से आपको मीथेन गैस मिलता है। कहां से? मतलब निकलता है, ध्यान देना है, धान के खेत से। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा सही? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रत्यवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं, है ना। तो जान लीजिए कि जो रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर याद रख लीजिएगा, ये प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा का मतलब एसी, अल्टरनेटिंग करंट, है ना, अल्टरनेटिंग करंट। और दिष्ट धारा को, धार नहीं है, धारा है, दिष्ट धारा मतलब डीसी, है ना, डायरेक्ट करंट। अल्टरनेट एसी से डीसी में बदल दे रहा है। कौन बदल दे रहा है भैया? तो रेक्टिफायर। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सबसे प्रयुक्त पदार्थ कौन है? तो ट्रांजिस्टर बनाना है तो भैया सिलिकॉन की आवश्यकता पड़ेगी। जी हाँ, ट्रांजिस्टर बनाना है तो आवश्यकता पड़ जाएगी सिलिकॉन की। रमन प्रभाव का
रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो सभी पारदर्शी के आर पार जाती है। जी हाँ, सभी पारदर्शी के आर पार चली जाती है, ये भी ध्यान देना है। चलिए, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। आप लोग जानते हैं आम का मौसम आ रहा है, तो आप लोग जाकर के मार्केट से कार्बाइड लाएंगे, पेपर में लपेट के उसको पकाएंगे। क्यों आप उससे पकाते हैं? कौन सी गैस उत्पन्न कर रहा है, वो क्या उत्पन्न कर रहा है ना? तो वह जो है कार्बाइड, वह एसिटिलीन गैस फल को पका देता है, यह एसिटिलीन गैस उत्पन्न कर देता है, तो यह ध्यान देना है। इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? जी हाँ, कोलाइड नहीं है तो दूध कोलाइड है, रक्त और शहद, शहर नहीं है, शहद भी कोलाइड है। आइसक्रीम कोलाइड नहीं है, तो ये ध्यान देना है, आइसक्रीम कोलाइड नहीं है। वह तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है, उर्वरक में देखिए हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है ना, हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, एनपीके है ना, एनपीके आप लिखा भी देखते होंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, है ना, ये सब पाया जाता है, बट हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है, ध्यान देना है। ऑप्शन संख्या 20 सही हो जाएगा। आप लोग घर में तो चलाते ही होंगे मैक्सो या मॉर्टिन, है ना। मच्छर के कॉइल जो होता है, प्रयोग होने वाला पायरेथ्रिन प्राप्त होता है, तो यह द्विबीजी पौधे से प्राप्त किया जाता है। मैक्सो जलाइए मच्छर भगाइए, या मॉर्टिन जलाइए मच्छर भगाइए, तो उस कॉइल में पायरेथ्रिन प्राप्त होता है। जो पायरेथ्रिन होता है वह पौधे से प्राप्त होता है, कीट से नहीं, जीवाणु से नहीं, कवक से नहीं, ध्यान देना है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन सल्फाइड, यह अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है। आते हैं ये प्रश्न, देखिए अच्छा प्रश्न है, 2,4-D क्या है? तो यह एक खरपतवार नाशी है। एनसीईआरटी का प्रश्न है ये, एनसीईआरटी का प्रश्न है, याद कर लीजिए, खरपतवार नाशी है। जब आप खेत में फसल लगाते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें अनचाहा फसल, मतलब अनचाहा पौधा दिख जाएगा, खरपतवार, उसको मिटाने के लिए 2,4-D का प्रयोग करेंगे। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता जो होती है ना, वो सेरेब्रम में होती है। सेरेब्रम, ब्रम, बेलम नहीं, ब्रम, ब्रेन कैविटी नहीं होगा। देखिए सेरेब्रम, ब्रम किस में है? हाँ, सेरेबेलम भी नहीं, सेरेब्रम में। स्मरण क्षमता, जो याद करने वाला मेमोरी होता है, वह कहाँ होता है? तो वह होता है भैया सेरेब्रम में। देखिए 37 नंबर प्रश्न, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। निम्न में से रक्त वर्ग किसे यूनिवर्सल डोनर, डोनर मतलब कि देने वाला, डोनर मतलब देने वाला। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया ये तो जानते हैं कि एगो ओ होता है और एगो ए बी होता है, ओ देने वाला होता है कि ए बी देने वाला होता है, कंफ्यूजन होता है ना। आज के बाद नहीं होगा, ठीक? कैसे नहीं होगा? अगर आप खून किसी को देंगे तो आप अपने शरीर से खून निकालेंगे बाहर, तभी तो देंगे। मान के चलिए कि ये आपका शरीर है, ठीक? आपको किसी को देना है, यानी कि आप डोनर बन रहे हैं। आप क्या बन रहे हैं? डोनर। आप खून देना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे? आप खून शरीर को निकलवाएंगे, शरीर से निकलवाएंगे ना खून, बाहर निकलवाएंगे। बाहर का मतलब आउट, आपके शरीर से खून आउट होगा। आउट का स्पेलिंग शुरू होता है OUT, है ना। ओ का मतलब आउट, आउट मतलब बाहर निकला, बाहर निकला का मतलब कि अब हमको देना है। तो ये आपको समझ लेना है कि ओ मतलब आउट, हम अपने शरीर से बाहर निकाल के दे रहे हैं, ये ध्यान देना है। चलिए, इंसुलिन होता है क्या? स्टेरॉयड होता है क्या? कार्बोहाइड्रेट होता है क्या? प्रोटीन या वसा? तो इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन ही है। ये प्रश्न चलते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिए दरोगा में संभावित है आएगा ये। मैड काऊ रोग होता है जानवरों में, मवेशियों में होता ही है। यह प्रियांस के कारण होता है, प्रियांस, ऐसे आपको याद रखना है, प्रियांस, है ना, प्रियांस के कारण होता है। जैसे जीवाणु, कवक, विषाणु है, वैसे ही प्रियांस है, प्रियांस के कारण होता है, ध्यान देना। आते हैं बिहार से भी कुछ प्रश्न आता है तो उसको भी जानना जरूरी है। बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए
गौरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह 1882 में गौरक्षणी सभा है ना, गायों को रक्षा करने के लिए गौरक्षणी सभा की स्थापना हुई थी 1882 में। चलिए, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन का हिस्सा था किस? बेगूसराय में जो चौकीदारी कर के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ था वो किसका हिस्सा था भैया? बेगूसराय वाला जो आंदोलन हुआ था तो वह भी सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक पार्ट था। जी हाँ। अच्छा जरा बताइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कब किया गया था, है ना? कमेंट करिएगा। चलिए आगे आगे चलें, चलिए आगे, कोई दिक्कत नहीं है। डेजर्ट नाइट अभ्यास, देखिए करंट अफेयर, युद्ध अभ्यास से तो प्रश्न बनता ही बनता है। तो डेजर्ट नाइट अभ्यास में कौन सा देश शामिल नहीं है? आपको 3 देश मिलेगा, भारत मिल जाएगा, फ्रांस मिल जाएगा, यूएई मिल जाएगा, बट सीरिया नहीं मिलेगा। तो सीरिया राइट आंसर, शामिल नहीं है पूछ रहा है, ध्यान देना। कॉमनवेल्थ के महासचिव यानी कि राष्ट्रमंडल के जो है महासचिव वह कौन है? तो राष्ट्रमंडल के जो महासचिव हैं वह है पेट्रोसिया स्कॉटलैंड, नाम याद रखना है। राष्ट्रमंडल के जो महासचिव है वह है पेट्रोसिया स्कॉटलैंड। ओके चलिए 44 नंबर प्रश्न। केंद्र सरकार ने किसके सहयोग से घोटालों से बचो, अभी भाई बहुत घोटाला हो रहा है तो घोटालों से बचने का एक अभियान जारी किया है केंद्र सरकार ने। यह सोशल मीडिया के माध्यम से ही किया गया है। अब सोशल मीडिया में आप देख रहे हैं कि ट्विटर भी है, मेटा भी है, इंस्टाग्राम भी है ना? भीम नहीं है, मेटा जो फेसबुक के नाम से प्रसिद्ध है ना? अब मेटा ही फेसबुक हो गया है, ठीक, ये फेसबुक ही मेटा हो गया, ऐसे कह लिए, मेटा राइट आंसर। 45 नंबर। हाल ही में कौन एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? देखिए करंट अफेयर चेंज हो सकता है तो परेशान मत होइएगा, अभी और एग्जाम का नजदीक आने दीजिए, तो जो लेटेस्ट रहेगा वो मैं बताऊंगा। अभी जो आपको पढ़ना है वो पढ़िए, ये सब जो भी बता रहा हूं, है ना? क्योंकि कब कौन पीछे कर देगा किसको तो आपको लगेगा कि गलत बता दिए, बट गलत नहीं है, सही है। हो सकता है वीडियो देख रहे हैं कोई दूसरी कंपनी आगे निकल जाए, तो ये ध्यान देना है। तो एप्पल को पछाड़ने वाला है एनवीडिया, जी हाँ एनवीडिया, ठीक ना? एनवीडिया है, यह आगे निकल गया है। चले आगे चले। भारत विश्व में सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश की श्रेणी में कौन सा स्थान रखता है? तो यह तीसरा पायदान पर है मेट्रो की श्रेणी में। हाल ही में अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। अब नाम बदल दिया गया है भैया, अयोध्या चर्चा में है और उसका नाम अयोध्या धाम रखा गया है, अयोध्या टनल नहीं। ये प्रश्न हालांकि मैं पहले कराया हूं, आप लोग याद होगा तो जान गए होंगे। वंदे भारत मेट्रो ट्रेन का भी नाम बदल दिया गया है और इसका नाम है नमो भारत रैपिड रेल रखा गया है ना? तो ध्यान देना है। चलिए, लोकसभा चुनाव 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था? चुनाव जो 2024 में हुआ था उसमें आयुष्मान खुराना को रखा गया था ब्रांड एम्बेसडर। एक प्रश्न आखिरी आज का, नितुम्बो नंदी नदैतवा, ट्रिपल एन है, नितुम्बो नंदी नदैतवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति? अच्छा महिला है और पहली है तो इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा कि नितुम्बो नंदी नदैतवा, 3 एन है ना, नितुम्बो नंदी नदैतवा, तो एक और एन लगा लीजिए ना, नामीबिया, बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा, चारों एन हो जाएगा। नितुम्बो नंदी नदैतवा नामीबिया के राष्ट्रपति। मैं उम्मीद करता हूं कि 50 प्रश्न आपने देखे और 50 को आप अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी आपके कमेंट का इंतजार मुझे रहेगा, टॉपिक वाइज ज़्यादा कराऊं कि टेस्ट सीरीज ज़्यादा कराऊं, कमेंट करिए। और हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों से सलाह लेना चाह रहा हूं, डिजिटल बोर्ड लाने की कोशिश में हूं, आप लोग अगर सहमत रहेंगे, सपोर्ट करेंगे तो डिजिटल बोर्ड भी जल्दी ही लाया जाएगा। बाकी आप लोगों के ऊपर निर्भर है कितना प्यार दिखाते हैं। सपोर्ट का मतलब क्या, मैं आप लोगों से कोई फी नहीं ले रहा हूं, कोई पैसा नहीं ले रहा हूं, कोई चार्ज नहीं ले रहा हूं। सपोर्ट में यही रहेगा कि लाइक करिएगा, जितना अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अगर ज़्यादा अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा। यही आपसे सपोर्ट मैं चाहता हूं। अगर ये करेंगे तो डिजिटल बोर्ड पर जल्दी ही आपको नजर आएगा। बाकी आपकी मर्जी। फिर मिलेंगे, नमस्कार, जय हिंद।